हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर यहाँ होने वाली बात से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो। मीडिया की इम्पोर्टेंस मॉडर्न सोसाइटी में, स्पेशली डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, आपको इस बात से पता चल जाएगा कि जो 4 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और जो चौथा पिलर होता है वो मीडिया होता है, जो कि डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट का या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं होता नेसेसरीली, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है सोसाइटी के ग्रोथ के लिए या उसकी सोच किस तरफ जा रही है इस मामले में कि उसको 4th पिलर का दर्जा दिया गया है। इससे उसकी जस्ट इम्पोर्टेंस रिफ्लेक्ट होती है। अब हमारे यहाँ या जनरल भी अमेरिका में भी सेम ट्रेंड है, डेमोक्रेसीज़ में स्पेशली इंडिया और यूएस में बहुत ज़्यादा हो रखा है कि दो जो साइड है, लेफ़्ट और राइट, या फिर कह लो कि थोड़ा सा सब कुछ ही पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ही थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ टिल्ट हो गया। तो बेसिकली सेंटर राइट और लेफ़्ट, ये है आज के टाइम पे बेटर एक्सप्लेनेशन सिचुएशन की कि हो एक्चुअली क्या रहा है। तो मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो एक्चुअली बट गए हैं इन 2 फैक्शंस में, और कुछ चैनल आपको बड़े इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि कौन सा किसका माउथ पीस बन गया है। बेसिकली जब जो लेफ़्ट के प्रो लेफ़्ट हैं वो प्रॉपरली उनके माउथ पीस की तरह काम करते हैं, उनकी हर बुराई को भी अच्छाई बना के दिखाते हैं और उनकी हर अच्छाई को तो खैर कितना एग्जैजरेट करके बताते होंगे ये पता चल ही रहा होगा, और दूसरे की किए गए अच्छे काम को भी नेगेटिव तरीके से पेश करते हैं। सेम वाइस एंड वर्सा लगा लो आप, दूसरी साइड पे भी सेम सिचुएशन है। और मैं अक्सर एक मेरा कंटिन्यूड सब्जेक्ट है जिसमें मैं बात करता रहता हूँ यहाँ पे, वो मीडिया है। मीडिया के बारे में मैंने काफ़ी बार बात की है, और इसके बारे में कंटिन्यूसली बात करनी भी ज़रूरी है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना रेकरिंग थीम है, रेगुलरली इंसिडेंट्स होते रहते हैं इससे रिलेटेड। बट एनीवे, आज मैंने श्वेताब की एक वीडियो सेलेक्ट की है जिसमें वो बात कर रहा है कि क्या बायस्ड मीडिया, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मीडिया टोटली बायस्ड है आज के टाइम पे, उसको एग्जिस्ट करने की आज़ादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा प्रिलिमिनरी ओपिनियन ये है इस चीज़ पे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि वन ऑफ द अटमोस्ट वैल्यूज़ हम अपहोल्ड कर सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी में एज ह्यूमन बींग्स, उसके अंतर्गत, उसके अंडर ये अलाउड होना चाहिए। अनटिल अनलेस आप किसी को डायरेक्ट इंसाइट नहीं कर रहे वायलेंस के लिए या कॉल फॉर वायलेंस नहीं कर रहे, हर तरीके की स्पीच अलाउड होनी चाहिए, चाहे वो सामने वाले को डिग्रेड ही क्यों ना कर रही हो। अगर आपकी बात में प्रॉब्लम होगी, लोग आपको पहचान जाएंगे अपने आप ही। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेप्ट फॉर द कॉल ऑफ वायलेंस और कोई मेजर हैवॉक क्रिएट करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरीके से अलाउड होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। हर चीज़ की क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होनी चाहिए, उसी से ग्रोथ आती है। एनीवे, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जिसमें श्वेता बात कर रहा है आज की लाउड गाड़ी अपनी अटेंडेंस लगाते हुए, जिसमें श्वेता बात कर रहा है कि क्या बायस मीडिया को एग्जिस्ट करने की आज़ादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और फिर बात करेंगे उसके बारे में। Should biased news be banned? सुन के क्या न्यूज़ बैन हो जाएगी? ओके, क्यों मेरे दिमाग में आके आया? मैं छोटे दिमाग को आता हूँ। एप्पल डेली नाम का एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, हांगकांग है, वो चाइना ने उठा के बैन कर दिया बिकॉज इवन वो काफ़ी खुराफाती न्यूज़पेपर था वो, लेकिन प्रो डेमोक्रेटिक काफ़ी न्यूज़पेपर था, काफ़ी उंगली करता रहा था हमारे बीजिंग की यानी कि चाइना की सरकार की। तो उन्होंने उठा के 3 झांग लगा के नया लॉ निकाला, एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया, जैसे तुम्हारी सरकार ने कहा कि हाँ हमें पसंद नहीं है ये। इससे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है तो हमें सोचना चाहिए, वो ये है कि भाई आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, कई लोगों के दिमाग में होता है कि यार ये तो बायस्ड है। बायस्ड वर्ड बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि सत्य क्या है, कोई अनबायस्ड नहीं है। जो इस समाज का पार्ट है, समाज में जी रहा है, वो जो ख्यालों को कंज्यूम कर रहा है और जो ख्याल उसकी जिंदगी में इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, आइडियोलॉजिकली, डिसीजन मेकिंग में, आपके दिमाग में बायस है, ठीक है? क्योंकि एक ना एक तो आइडियोलॉजी आपको पसंद है ना दूसरे से ज्यादा। देखो, ये एग्जैक्टली बिल्कुल बेसिक, जैसे कहते हैं ना कि ह्यूमन कंडीशन की अंडरस्टैंडिंग 101 का पार्ट है कि
कोई भी बंदा पूरी तरीके से अनबायस्ड हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान लो दो चीज़ें हो रही हैं, उसमें से एक गलत है और एक सही है, और आपको कि मैं तो अनबायस्ड हूँ, गही सही हो गलत हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पता नहीं दूसरे लोगों का क्या सोचना होगा इसके बारे में, मेरा सोचना ये है कि ये वो फुद्दू हो आप, ठीक है, क्योंकि जब गलत हो रहा है वहाँ उसको गलत कहना और सही को सही कहना, ये ह्यूमन बीइंग होने का एक मार्क होना चाहिए, मार्कअप होना चाहिए। तो ये सही, ये बात है कि कोई भी अनबायस्ड नहीं होता। अगर ये सोच रहे हो कि मैं अनबायस्ड हूँ तो ये गलत सोच है। हम में से हर कोई गिवन हमारी कंडीशंस और इनफैक्ट हमारी जेनेटिक जो हमारा मेकअप है उसके हिसाब से हम डिसाइड हो जाता है हमारा कि हम लेफ़्ट की तरफ टिल्ट होंगे या राइट की तरफ टिल्ट होंगे। जो हमारा टेम्परामेंट होता है उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है, जो कि जेनेटिक मेकअप का पार्ट है। और उसके अलावा जिस माहौल में आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, जिस कम्युनिटी, कास्ट, रेस, रिलीजन, फिज़िकल प्लेस, समाज के किस इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आप आते हो, इन सब जेंडर, इन सब चीज़ों का आपके आउटलुक पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। हो गया आपस में बाहर दो तरह की लड़ाई चल रही है। जितने भी टीम्स हैं दुनिया में उनमें दो तरह की लड़ाई चल रही है। कुल मिला के एक हो गया भाई कितनी सारी फैक्ट्स या चीज़ें निकल रही हैं दुनिया में, हो रही हैं, घटित हो रही चीज़ें जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी साइड प्रूव करने के लिए। तो अगर XYZ लास्ट 3 चीज़ें हुई हैं, XYZ में जितनी भी साइड होंगी हमेशा सोचती रहेंगी कितना प्रपोर्शन या कितना परसेंटेज है जो मेरे जो भी आइडियोलॉजी है उसको सर्व कर रहा है। पहला ये तो यानी कई बार होता है X है वो कंप्लीटली लेफ्ट हिल है, उसमें लेफ्ट जीत रहे हैं, तो राइट वाले कहते हैं इसको थोड़ा इग्नोर करो, हमारे थोड़े लग गए। Y होगा जिसमें कंप्लीटली कंजर्वेटिव जैसे हो गया, उनके लिए हो गया बहुत बढ़िया आर्गुमेंट, कह रहे हैं देखो भाई यही है, ये हुआ ना, एक सेल्फ रिपीटिंग साइकिल है और ये सर्कल है। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया XYZ में हम देखते हैं कितना मैं अपनी आइडियोलॉजी से, और दूसरा होगा कितना मैं अपनी आइडियोलॉजी से कितना कुछ फैक्ट्स उसके अंदर से निकाल के एक अपना नैरेटिव बिल्ड कर सकता हूँ, और वो कह रहे हैं मैं अपना एक नैरेटिव स्टॉक कर सकता हूँ। तो X के अंदर आपको दो नैरेटिव भी मिल जाएंगे, वो सेम X न्यूज़ पे एक दूसरा नैरेटिव लेके चल रहे होंगे जो आपको होगा भाई ये, और आप चीज देखोगे कई बार वो फैक्ट्स भी दूसरे कंसीडर कर रहे होते हैं उसी X के अंदर, यानी कि ABC X के अंदर फैक्ट्स ये लेके लेफ्ट वालों ने अपना आर्गुमेंट बनाया और राइट ने अपना आर्गुमेंट बनाया, उसमें CDE होगा, दो कंप्लीटली सेम स्टोरी पे नैरेटिव चलना है। तो ट्रूथ एक बहुत ही मर्की प्लेस हो जाती है कि भाई सच क्या है। तो आपको एक्चुअली बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव रीजनिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में, और चीज़ों को पर्सपेक्टिव में डाल के लॉन्ग टर्म देखने में, हिस्टोरिकली देखने में, ऑल्सो कॉमन सेंस में। तब आप देख सकते हो भाई कौन तुम्हें कितने लेवल का दोनों में ही बेवकूफ बना रहे हैं, और कितनी ब्रॉड जनरलाइजेशन चल रही है और कितना बाइनरी में खेल रहे हैं। ये तीन एलिमेंट आपको हमेशा मिलेंगे। अब आई भावना हम सबके अंदर मैं देखा हूँ। अच्छा, ये जो उसने बताया ना कि लोग ऐसे देखते हैं, ये बात कर रहा है, अगर समझ में ना आया हो किसी को, ये बात कर रहा है इंटरेस्ट ग्रुप्स की। अब इंटरेस्ट ग्रुप कौन है? इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन होंगे? जैसे रिपब्लिक टीवी या जी टीवी जो कि आउटराइटली प्रो बीजेपी हैं। कांग्रेस के लिए कौन होंगे इंटरेस्ट ग्रुप? NDTV, स्टार न्यूज़, जो पहले होता था पता नहीं शायद ABP हो गया वो, क्योंकि वो क्लियरली उनके साथ बायस्ड है। और अब ऑफ कोर्स मेरी बात से शायद दोनों ही साइड के लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन लगने अगेन मैं भी शायद कोशिश कर रहा हूँ अनबायस होने की, लेकिन होऊंगा कहीं ना कहीं मैं भी बायस, जैसी बात की हमने पहले। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप की बात कर रहा है कि ऐसे लोग छांटते हैं चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपनी ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी ओपिनियन को प्रूव करने के लिए। लेकिन जो एक आम बंदा होता है ना, जो मैं हम नहीं बोलूँगा लेकिन एक एवरेज इंसान जिसका कि किसी भी के साथ भी कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ डायरेक्टली, वो इस तरीके से चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। उसका एक ख़ास तरीके की आइडियोलॉजी बन जाती है, सोच बन जाती है, और जिसको कहते हैं ना कि सिलेक्टिव वो पिक करना, इसके लिए पर्टिकुलरली एक नाम भी है, टेक्निकल सिलेक्टिव समथिंग, मुझे याद नहीं है इस वक्त, बट एक सिलेक्टिव जिसे कहते हैं कि चीज़ों को एक ही तरीके से देख पाना, वो उस साइकिल में आ जाता है वो बंदा। अब जो बंदा प्रो कांग्रेस या प्रो
एंटी बीजेपी पार्टीज़ होगा बेसिकली, वो उसको ऐसे ही देखेगा, और जो बंदा प्रो बीजेपी होगा वो हर चीज़ को बीजेपी की अच्छाई के रूप में ही देखेगा. फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो प्रो बीजेपी होंगे या प्रो गवर्नमेंट होंगे वो इसको बोलेंगे कि भाई ये तो एंटी करप्शन सबसे बड़ा एक्शन ही यही हुआ है पिछले 3-4 डेकेड्स में, एंटी करप्शन. अब जो अगेंस्ट होंगे वो कहेंगे अरे यार ये तो इकोनॉमी डुबाने वाला काम हो गया. ऐसे है. नॉर्मली जो एक गुस्सा होता है वो है कि हर इंसान सामने वाले को कह रहा है ये बायस है, जबकि उनकी खुद की टीम भी बायस्ड है, वो खुद भी बायस से आ रहे हैं. लेकिन हमारा जब बायस रिपोर्टिंग हो रही थी तो हम खुश होते हैं क्योंकि हमें सब कर रहा होता है, तो हम वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते. अगर एक ऑब्जेक्टिव इंसान दिखेगा कि ये भी बायस है, ये बायस है, तुम्हारी बायस में जहाँ यहाँ दिख गई, तुमने फालतू का वो यहाँ पे स्पिन मारा, ये 4 स्पिन तुम्हारे, ये 3 स्पिन तुम्हारे, ये 3 स्पिन तुम कहाँ से आए, क्या अनाजायज स्पिन है, और ये कितना भावनाओं से क्यों खेल रहे हो, और तुम भाई ये क्या खतरनाक लेवल के तुम बाइनरीज खेल रहे हो, किस तरह की तुम्हारी इंसल्टिंग इंटरप्रिटेशन रिपोर्टिंग है. समझना सब भावनाओं का खेल है. ये इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक पे. भावनाओं का नहीं है खेल यार, भावनाओं का तो खेल है, एक आम बंदे के लिए हो सकता है भावनाओं का खेल हो, पर जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जिनके इंटरेस्ट इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं किसी भी मुद्दे से, उनके लिए ये स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल खेल भी है कि अपने इंटरेस्ट को कैसे पुश करना है. क्योंकि आपको एक ऑब्जेक्टिविटी दिखाने के लिए इतना समझना पड़ता है कि आपकी भावनाओं के साथ क्या लेवल पे खेला जा रहा है. न्यूज़ इज नॉट अ मैटर ऑफ ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग एनीमोर. न्यूज़ इज कंप्लीटली इमोशनल. इट्स कंप्लीटली इमोशनल एग्रेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज या प्रैक्टिस या रिचुअल. इस तरह रखो सोर्सेस यानी कि आइडियोलॉजीज, नंबर ऑफ आइडियोलॉजीज, और इस तरह रखो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आइडियाज. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है बाइनरी है दुनिया, लेफ्ट और राइट, जो कि सच नहीं है. आई थिंक ये कैरेक्टरिस्टिक्स अब जैसे तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत पसंद करते हैं जॉर्डन पीटरसन को. जॉर्डन पीटरसन कंजर्वेटिज्म के ही अंदर क्लासिकल लिबरलिज्म आता है. इसे क्लासिकल लिबरल सेल्फ क्लासिकल लोग हैं, जहाँ पे तुम लोगों को शायद पता भी नहीं होगा. क्लासिकल लिबरल एक काफी अम्ब्रेला आइडियोलॉजी के अंदर काफी आइडियोलॉजीज आती हैं. तो लिबर्टेरियनिज्म क्लासिक लिबरलिज्म के अंदर आता है. लिबर्टेरियनिज्म में कहना एक्चुअली अगर मैं अपने आप को कन्फेस करूं तो मैं भी अपने आप को उसी अम्ब्रेला के अंडर कंसीडर करता हूं, और इसीलिए मैं एक्चुअली जॉर्डन पीटरसन को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और अग्री करता हूं उनके ऑलमोस्ट ऑल आइडियाज़ के साथ, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को जब एक्सप्लेन करते तो मैं अलाइन कर पा रहा होता हूँ और नेगोशिएट कर पा रहा होता हूँ उस पाथ को, या फिर नेविगेट कर पा रहा होता हूँ, आई मीन उस पाथ को कि वो कैसे पहुँचे उस आइडिया पे. और क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को मानता हूँ कि मैं क्लासिकल लिबरल हूँ. आई थिंक मैंने पहले भी कई बार कहा है, और उसका रीज़न ये है कि देखो सिर्फ ये नहीं है कि मुझे वैसा अच्छा लग रहा है तो मैं वो करूँगा, सिर्फ इसके ऊपर भावना नहीं है. एक्चुअल में इंसान की अब तक की हिस्ट्री में जिस आइडियोलॉजी के अंतर्गत सबसे ज़बरदस्त इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, वो बेसिकली यही सोच थी जिसके अंदर ऐसा हो पाया. जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ना, अमेरिका का जो जिसको आप कहते हो कि बेस, वो इस चीज़ के ऊपर है. मोस्टली वेस्टर्न यूरोप का बेस ही इस चीज़ के ऊपर है कि पैसे का फ्लो प्राइवेटली और फ्री फ्लो होना चाहिए कैपिटल का, और चर्च और पॉलिटिक्स अलग होने चाहिए, या रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग होने चाहिए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, और गवर्नमेंट का बिजनेस रन करने में कोई मामला नहीं होना चाहिए. वो नहीं बताएगी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपना बिजनेस कैसे रन करेंगे. ये बिल्कुल बेसिक जॉन स्मिथ के आइडियाज़ हैं. अब यही इसी चीज को लोग अक्सर कैटेगरीज आ जाती हैं, यानी कि एक राइट विंग, आपको राइट में भी लिबर्टेरियंस मिल जाएंगे, लेफ्ट में भी लिबर्टेरियंस. अच्छा, बेन शपीरो मुझे वैसे हाईली लॉजिकल बंदा लगता है, लेकिन उसके जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं उनके साथ मैं एग्री नहीं करता. प्रोग्रेसिव अलग होते हैं, कंजर्वेटिव अलग होते हैं, ऑल्ट राइट अलग हो गया. तो आपको समझना है आइडियाज बहुत सारे हैं. सेंटर से भी सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, ये सारे सोर्सेज हो गए आइडियोलॉजिकल सोर्सेज. अब यहाँ है आइडिया. आइडिया क्या हो गया भाई? एक आइडिया हो सकता है
बढ़िया हो, यानी कि ग्रेट आइडिया हो, प्रैक्टिकल। ये इसने बहुत अच्छा किया कि इसने लिस्ट कर दिया दोनों साइड पे, बट एक्चुअली ये आया सोर्सेज जो है ना या आइडियोलॉजीज़ हैं, तो ये बेसिकली आइडियाज़ भी हैं। ये जो राइट साइड पे है ये आइडियाज़ नहीं है, ये एक्चुअली आइडियाज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जिसने लिखा है शायद लिखने में गलती कर दी है, कैटेगराइज करने में थोड़ी सी एक्यूरेसी इतनी नहीं आई, बट जो ये लिखा है ना ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में कि ये आइडियोलॉजीज़ होती हैं, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं, बट मेन जैसे आप कहते हो समाज के अंदर ये वाली आइडियोलॉजीज़ हैं। आई थिंक कम्युनिज्म सोशलिज्म के नीचे होना चाहिए था शायद, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहे हैं ऊपर से हम नहीं, बढ़ती क्लासिकल लिबरलिज्म भी ऊपर ही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ शायद मेरे ओपिनियन में ऐसा होता कि अगर आप इसको एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऑर्डर में अगर लिखते तो और बेटर होता, ताकि लोगों को एक पिक्चर बनती दिमाग में, एक स्पेक्ट्रम बनता दिमाग में, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। आइडिया हो, थ्योरेटिकल आइडिया हो, सब ऑप्टिमिस्टिक आइडिया आप कहते हैं भाई, बहुत ही आइडियलिस्टिक आदमी, बहुत ही होपफुल बातें करते हैं, फिर बहुत ही रियलिटी नहीं है एकदम ऐसी। There are bad ideas, good ideas, great ideas, theoretical ideas, practical ideas, idealistic ideas, hopeful ideas, exploitative ideas. There are even propagandist ideas. ये जितने तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियाज़ के। भी तरह के आइडियाज और जितने भी सोर्सेज हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं टीवी में, पता है वो क्या है? सोर्सेज और आइडियाज, फिर इनका परम्यूटेशंस, कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती हैं इनकी, इससे भरमार में तुम्हें बहुत तरह के इंटरप्रिटेशन मिल रहे हैं। किसी का आइडिया ऐसा, किसी का आइडिया, किसी ने उस एक्स को लेकर उसने ये सोचा, किसी ने वो सोचा। ना यू can disagree with ideas, you can agree with ideas. जैसे तुम्हें कोई आइडिया लगा कि हाँ यार बहुत बढ़िया, even though लेफ्ट से आ रहा हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, this idea is a good idea. You can counter debate, you know, with logic, facts, arguments, common sense यूज करके तुम कह सकते हो हाँ भाई ये आइडिया है, लेकिन मुझे आइडिया बहुत ही बेवकूफ लग रहा है, ये रहा मेरा काउंटर आर्गुमेंट, ये रहा you know जिसको मैं कैसे बिलीव करता हूँ. You can criticize those ideas जो कि तुम्हारे काइंड ऑफ डिबेट या दूसरे के अंदर आ गया. You can also expose them completely. तुम दिखा सकते हो वो ये इंसान तो झूठ बोला, ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट आइडियाज हो गए. जब आप किसी अच्छा, मुस्लिम्स में ना एक बहुत ही रिवियर्ड रिलीजियस फिगर हैं, उनके फोर्थ कैलिफ, उनको कहते हैं वो लोग हज़रत अली. हज़रत कहते हैं जेंटलमैन बेसिकली अली. और शिया लोग तो यार उनको बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक जो उनके प्रॉफिट है उनके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर मानते हैं. अब जो इस तरह के फेमस लोग होते हैं ना, उनके कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको लाइक लिखा जाता है. तो उनका एक स्टेटमेंट था, उनके साथ एसोसिएट होता है, आई डोंट नो, हो सकता है शायद पहले से भी किसी ने कहा हो कि ये मत देखो कि किसने कहा, ये देखो कि क्या कहा. ठीक है, कौन बोल रहा है इस पर ध्यान मत दो, कंटेंट बात क्या हो रही है उस पर ध्यान दो. क्योंकि अगर आप लेकिन हम आज के टाइम में जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम देखते ही हैं कि कौन बोल रहा है और फिर डिसाइड करते हैं कि जब ये पता चलता है कि कौन बोल रहा है तो बताते हैं. ये नहीं देखते कि आइडिया क्या है, बोला क्या गया है. हम ये देखते हैं कि किसने बोला है, और जब हमें को ये देखते हैं कि किसने बोला है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमको इसको अच्छा कहना है या बुरा कहना है. इसको कहते हैं आइडियोलॉजिकली अलाइंड होना किसी के साथ, या फिर आइडियोलॉजिकली पोजेस्ड होना. अलाइंड होना तो शायद गलत होगा, पोजेस्ड होना, कि जो पोजेस्ड होता है ना बंदा, जिसको कहते हैं ना कि इसके ऊपर ये पोजेस्ड है किसी लाइक भूतिया पावर से भूतिया पावर, तो वो पोजेस्ड है उस आइडिया से, वो देख ही नहीं सकता उसके बाहर निकल के. तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है आई थिंक इस सेंटेंस में शुताब. आइडिया को बैन कर देते हैं, वो तो आपने एक वॉइस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को जो एक सोर्स से आ रहा था, और उसका सोर्स है जब वो एक्स इंफॉर्मेशन से मिला, उसने क्या आइडिया प्रोड्यूस किया, आपने वो पूरी प्रोसेस को ही खत्म कर दिया, खारिज कर दिया. तो आपने क्या किया, 5 तरह के जो मुझे आइडियाज मिल रहे थे, जिसमें मुझे पता भी है कि हाँ ये है, वो ये है, वो ये है, वो ये है, वो ये है, एक से मैं एग्री करता हूँ, 4 से मैं नहीं करता, लेकिन उन 4 की भी मार्केट में वैल्यू है आपके दिमाग की बढ़ोतरी के लिए. जहाँ तुमने एक हटा दिया तो वहाँ पर सिर्फ 4 रह गए. हमारा दिमाग में कई लोग होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि भाई मेरा ही रहे, बस ये चारों के चारों मिट ही जाए बस मार्केट से. आपको नहीं पता ये आप कितनी काउंटर प्रोडक्टिव और अपना खुद के पैर में कुल्हाड़ा मारने वाली बात कर रहे हो. क्योंकि जिंदगी में अगर आपके आइडिया कुछ, अब यहाँ पे एक शेर बनता है, एक शेर है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. अब मुझे पता नहीं है कि किसका शेर है या किसका स्टेटमेंट है, बट शेयर कर लिया इस मोमेंट पे, एक्यूरेट बन रहा था, रेलेवेंट बन रहा था. नहीं है तो आपका दिमाग कैसे चलेगा? आप मेरी आइडिया जो भी है यहाँ से जो आ रहे हैं वो सही है. ऐसा कोई नहीं, कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप खोलते हो, आप 15 मिनट टाइम स्पेंड नहीं करते, आपको पता होता है वो ये लोग ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आवाज आती है, वो ये थोड़ा सा उस तरफ ज्यादा ही कर रहा है.
आपको दिख रहा हो कि मैं इंसान को क्रिटिसाइज करूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, सच है तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो नहीं बोल रहा जो तुम सुनना चाहते हो। सच सिंपल यही है। तुम्हें अगर राइट विंग वालों से गुस्सा आता है देख के कि कभी कभी अपने दिल में ये कहो कि अच्छी बात है ये वो नहीं बोल रहे जो मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की भी वॉइसेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जिन्हें मैं सुनना चाहता हूँ उनकी वॉइसेस इंपॉर्टेंट है उन लोगों के जो उन्हें नहीं सुनना चाहते। सीरीज ऑफ वेराइटी ऑफ जब ओपिनियंस होते हैं जिसमें कि बैड आइडियाज भी हैं प्रेजेंट, it's still a good thing or a better thing than no fucking idea जो कि हांगकांग में हो रहा है। या आपके दिल में थॉट आता है या फिर जब भी कोई अटैक होता है किसी तरह की प्रेस पे किसी भी तरह का जो कि उनकी हो सकता है आवाज़ रिड्यूस कर दे, आपको हो सकता है यहाँ पे चैन मिलता हो कि हाँ ये अच्छा हुआ क्योंकि मेरी साइड का नहीं था। चैन नहीं मिलना चाहिए अगर आप एक थिंकिंग पर्सन हो। मेरी बात समझना, यू कैन एट वन पॉइंट हैव ग्रेट लव फॉर वन साइड, लेट्स से मैं कंजर्वेटिव हूँ और मेरे को कंजर्वेटिव मीडिया या कंजर्वेटिव जितनी भी वॉइसेस से बहुत प्यार है, दैट डजंट मीन यू शुड नॉट बी कंसर्न्ड जब ऑपोजिट वॉइसेस साइलेंस किया जा रहा है। एक सोचने वाला इंसान, समझदार इंसान, क्लेवर इंसान, इंटेलिजेंट इंसान कहेगा ओके ये भी गलत है दोस्त, ये मत करो, मेरे को पसंद नहीं है वो, लेकिन उनको उनकी वॉइस को जिंदा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाला राइट विंग लग रहा है, ये लिबरल हैं, ये प्रोग्रेसिव हैं, ये यार इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, शायद लेफ्ट वालों को सुन के बाद बुरी लगेगी, कि देखो अर्नब एक बहुत डिसेंट और अच्छी क्वालिटी के जर्नलिस्ट से एक क्लाउन टाइप के जर्नलिस्ट में कन्वर्ट हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे देखते हुए में। उसका आई थिंक टाइम्स नाउ था चैनल का नाम, इंग्लिश का चैनल है न्यूज़ का, उस पर उसका न्यूज़ आवर करके एक डिबेट आता था। वो बहुत ही यार प्रॉपरली बैलेंस्ड अनबायस्ड टाइप का काइंड ऑफ मॉडरेटर था जो मॉडरेट करता था डिबेट्स को। उसके बाद वो काइंड ऑफ गिरता ही चला गया राइट की तरफ, और अब तो यार उसके मीम्स बनते हैं, कहना ही क्या। तो यू नो लाइक एक जोकर टाइप इमेज है। कोई भी अगर थोड़ा सा भी अनबायस्ड होके और चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखेगा उसको यार ठीक है चलो दिख रहा है साफ, एटलीस्ट कोई पर्दा नहीं है अगर कोई अच्छी बात कहनी है उसके बारे में। लेकिन जब कुणाल कामरा ने, जो कि अपने एंड पे वो भी उतना ही बायस्ड है जितना इस तरफ वो बायस्ड है, वो भी अपने स्टैंड अप का पूरा इस्तेमाल अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए करता है, और जिसकी उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, नो इश्यूज़ विद दैट। लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म, अपने रिसोर्सेज, अपने कैपेसिटी का इस्तेमाल अपने आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए कर सकता है। तो अर्नब भी जो उसका आइडिया है या वो है जो भी उसका चुतियापा है चलो लगा लो, वो उसके लिए कर सकता है। पर जब आप उस चीज़ के लिए किसी को हैगल करते हो प्लेन के ऊपर, किसी ट्रैवल करते हो पब्लिक प्लेस पे, तो वो भाई साहब आ जाता है पब्लिक मिसकंडक्ट के अंदर भी, और वो आपने एक्टिवली किसी इंडिविजुअल को जाके किया है। आपने आइडिया को चोट नहीं पहुँचाई, आपने इंडिविजुअल को जाके चोट पहुँचाई है। कल को जो लोग कुणाल कामरा को कहते हैं कि, आई थिंक मैं कुणाल कामरा और अर्नब की बात कर रहा था, अगर पहले मैंने क्लियर नहीं किया तो, कल को मान लो कुणाल कामरा के व्यूज़ से भी बहुत लोग सुपर एंटेगनाइज्ड है, ठीक है। कल को अगर उनमें से कोई, हो सकता है लूनेटिक टाइप के लोग हैं, क्योंकि कुणाल का भी ये लूनेटिक लेवल का ही बिहेवियर था। आपको ठीक है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा अगर आप उस सोच में बिलीव करते हो कि हाँ उसने सच के खिलाफ आवाज़ उठाई है, आई मीन झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाई है, सच के खिलाफ, झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उसमें हिम्मत है, ये है वो है। पर भाई उसने एक बाउंड्री क्रॉस कर दी है, उसने एक राह दिखा दिया है कल को आने वाले किसी भी बंदे के लिए जो उससे उतना ही वेहेमेंटली डिसएग्री करता है, वो उसको पकड़ ले। मान लो कल कोई बंदा है उससे फुली डिसएग्री है, ठीक है, और वो है भी थोड़ा सा गड़बड़ दिमाग पे, वो आता है उसका कॉलर पकड़ लेता है, हाँ भाई तू क्या बोलता है ये वो, ठीक है, तू अगेंस्ट है, तू देशद्रोही है, ये है वो है। प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया ना उसने, चिल्ला के किसी बंदे पे या फिर किसी को यू नो लाइक डिग्रेड करके किसी तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं पब्लिक स्पेस में। तो देखो आप किसी आइडिया से कितना भी एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, बट वो जब बंदा जब गलती पे है तो मुझे पता नहीं लगा नहीं ये एक लिमिट के पार है। और मैं ना ही कुणाल कामरा के बिल्कुल लेवल पे हूँ, ना ही मैं अर्नब के बिल्कुल लेवल पे हूँ। हालांकि मुझे लगता है अगर मुझे एक पॉइंट ये हो, यहाँ अर्नब हो यहाँ कुणाल हो, और एक सेंटर पॉइंट हो, तो मुझे लगता है मैं उस सेंटर से थोड़ा सा कुणाल की तरफ ही आऊँगा इस जनरल उसमें। क्योंकि
अर्नब यार एक ऑलमोस्ट अलग ही डीप एंड में चला जाता है कभी कभार, ऐसा मुझे लगता है। एक परफॉर्मेंस उसमें आ जाता है जो कि उसका काम एक्चुअली नहीं है, बट एनीवे वो उसका प्रेरोगेटिव है। पर फिर भी मैं इस कुणाल की इस हरकत से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। मुझे थोड़ा बुरा लगा था उस टाइम पे कि यार मीन ये एक लाइन क्रॉस हो रही है। वो है यहाँ तक वो चीज सही है, क्रिटिसिज्म, डिबेट, चार जोक मार लो, वो सब चलो ठीक है चलता है, लेकिन कभी ये मत सोचने लग जाना कि ये उतना ही डिजर्व नहीं करते जगह टू स्टैंड ऑन जितना मैं करता हूँ। सो एनी प्लेस, जैसे कि हो गया चाइना वेयर अरेस्टिंग, किसने कहा था? वोल्टेयर ने कहा था ना कि आई मे डिसएग्री विद यू बट आई विल डिफेंड योर राइट टू से व्हाटएवर यू वांट टू से टिल माय डेथ, या फिर टू माय डेथ, समथिंग लाइक दैट। कि चाहे मैं आपके आइडिया से कितना भी डिसएग्री करूं, बट आपके उस बात को कहने के हक को डिफेंड करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा। बेसिकली पैराफ्रेज कर रहा हूँ। जर्नलिस्ट इज अ नॉट और अ प्रैक्टिस। हमें कोई चीज समझना पड़ेगा, आपकी लीडरशिप है, इट्स वेरी अफ्रेड ऑफ सिंपल कि लोगों का दिमाग ना खुल जाए, दिमाग ना चल जाए, तभी वो डायरेक्ट बैन और ब्लॉक करने पे जा रहे हैं। उनकी इतने में फंस जा रही है कि वो शिट अपोजिंग व्यूज चल रहे हैं, जो भी एक्शंस हैं हो सकता है लोग उनके प्रति या उनके खिलाफ सोचने लग जाए। तो लीडरशिप। अच्छा, ये जो उसने बोला ना बैन और ब्लॉक करने वाला, एक PBS न्यूज़ आवर एक बहुत अमेजिंग कंटेंट प्रोड्यूस करने वाला अमेरिका का एक न्यूज़ प्रोड्यूसर या फिर डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर है जिसका यूट्यूब पे चैनल है। बट मैं उनका कंटेंट जब भी देखना शुरू करता हूँ, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन जब भी मैं देखना शुरू करता हूँ मैं देख ही नहीं पाता। मुझे पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं मैं नहीं देख रहा यार ये, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनकी सारी वीडियोस पे कमेंट्स बैन होते हैं। BBC भी पहले ही करता था, लाइक्स का बटन, लाइक डिसलाइक का बटन डिसलाइक कर दिया, कमेंट्स का बटन डिसलाइक कर दिया, आई मीन कमेंट का बटन डिसलाइक कर दिया, कमेंट का बटन रिमूव कर दिया, लाइक डिसलाइक का बटन रिमूव कर दिया। क्यों? जब आप सच कह रहे हो आपको डर क्या है? दुनिया भी तो सोचो कि जो आप कह रहे हो उस पर दुनिया सोचती क्या है। ये भी तो, बल्कि मेरी सारी वीडियो पे यूट्यूब की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि ओनली अलाउ लाइक जो डिसेंट कमेंट है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, अलाउ ऑल कमेंट। सामने वाला बंदा कुछ भी बोल रहा हो, नो प्रॉब्लम, सुनो तो सही सामने वाला कहना क्या चाहता है। फटती क्यों है तुम्हारी सारी थॉट से? or given up their skills to think critically, sensibly and resorted to an intellectual self-arrest. कोई भी ऑपरेशन जो सेलिब्रेट करती है जब कोई जर्नलिस्ट आ रहा है जेल में, हाँ 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 इनकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, हाँ हाँ हाँ, आप में और चाइनीज में जो कम्युनिस्ट चाइना है उसमें फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह रहा है। लेट्स से हमारी गवर्नमेंट कहने को कंजर्वेटिव है, इनकी राइट विंग लीनिंग है, लेकिन हमारी जो गुस्सा है जैसे हमारी इंडियन पॉपुलेशन का जो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं वो ये होता है ना कि लेफ्ट के अगेंस्ट, लेफ्ट क्या है? कम्युनिस्ट। तो वो जो वहाँ पे चीजें हो रही हैं हमें क्लियरली उसके ऑपोजिट होना चाहिए ना, where they arrest or ban ideas. भाई पहला, the leadership is very afraid of ideas, the leadership is very afraid of criticism. Also people would rank power inequality जो index होता है उसमें they will rank very high actually। तो वो inequality पावर की है, लोगों के बीच में जो लोगों का पावर है उसमें जो inequality है उसको एक्सेप्ट करके बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अथॉरिटी से जस्ट से। आइडियाज में कुछ एक्सेप्शंस भी होने चाहिए, जैसे कि हो गया हमारा फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, अनसाइंटिफिक इन्फो, जिस रिपोर्टिंग में अगर जैसे कंस्पिरेसी थ्योरीज आप प्रमोट कर रहे हो, मेडिसिन को लेके, ऐसी चीज को लेके जिससे लोगों की एक्चुअल में जान जा सकती है, हेट स्पीच और इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, इनको अगर एक्सेप्शन रख रहे हो आप, यू रियली नीड टू थिंक कि आपकी जो नफरत है उसकी भी एक ऐसी बाउंड्री में लाओ कि वो एक हद तक जायज हो, वो वहां तक जायज है जहाँ पे एक डिबेट, क्रिटिसिज्म एंड इवन एक डिसलाइक चल रहा है, यू फकिंग डिसलाइक देम, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली ह्यूमन जो आप फील कर रहे हो, बट उसके बियॉन्ड जब उनका डिस्ट्रक्शन आप अगर एंजॉय करो, आपको प्लेजर दे रहा है विच इज नॉट इंटेलेक्चुअल इन नेचर एनीमोर बट वायलेंट इन नेचर, इमोशनली ट्रॉमेटाइजिंग या फिर वायलेंट फिजिकली, वहां पे आप थोड़ा सा आप निकल गए बाहर। बस ये समझना, अगर उनकी आवाज को साइलेंस किया जा रहा है और आप उसमें खुश हो रहे हो तो आपको नहीं पता कि आप अपने नुकसान में खुश हो रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है, बस इतना सेंस अगर हम डेवलप कर लें तो हम बहुत स्मार्ट पॉपुलेशन, बाकी ये लपड़ छपड़ लेफ्ट। यहाँ पे इसने जो बातें कही ना, इसमें यहाँ पे मैं जॉर्डन पीटरसन को इन्वोक करता हूँ। हेट स्पीच जब आप बैन करते हो ना तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कौन डिसाइड करेगा कि क्या हेट स्पीच कहाँ से शुरू हो जाती है। तो इसलिए जॉर्डन पीटरसन का भी कहना है और मैं अग्री करता हूँ उस बात से कि जब तक आप इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, कॉल फॉर वायलेंस, स्टैम्पीड, कोई इस तरीके की चीज़ नहीं कर रहे तब तक आपको नहीं होना चाहिए। कोई बंदा कह रहा है कि भाई वैक्सीन मत लो,
उसको ये कहने का अधिकार होना चाहिए कि मत लो वैक्सीन। मैं पर्सनली वैक्सीन में बिलीव करता हूँ, लेकिन उसको ये बात कहने का अधिकार होना चाहिए कि वैक्सीन मत लो। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई चीज़ बंदा फील करता है वो अनसाइंटिफिक है, कहने तो दो। नहीं कहने दोगे तब बंदे करते हैं खुराफात। जब बात कहने का मौका नहीं मिलता ना, तो बंदे करते हैं, तो बंदे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज में जाके आग लगाते हैं। ऐसी हरकतें तब होती हैं जब इंसान को अपनी बात नहीं कहने दी जा रही होती। तो जो चीज़ों को आर्ग्यूमेंट के थ्रू काउंटर किया जा सकता है, उनको बेमतलब में पावर का यूज़ करके मत दबाओ। सिंपल आर्ग्यूमेंट ये है। हाँ, भरे हुए थिएटर में कोई बॉम्ब चला दे, यस स्टैम्पीड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ पे दिक्कत होनी चाहिए। किसी कम्युनिटी ग्रुप या किसी भी इंसान के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ कोई कह रहा है कि इसको मार देना चाहिए क्योंकि इसने ये कर दिया, ये गलत चीज़ें हैं। राइट, 40 प्रकार के आइडियोलॉजी, 40 प्रकार के आइडियाज, 40 प्रकार का ट्विस्ट, 40 प्रकार के स्पिन, 40 प्रकार के इंटरप्रिटेशंस जिंदगी भर चलते रहेंगे। दिस इज द एज ऑफ इंटरनेट। हम आ चुके हैं इसमें अभी कम से कम 50 से 60 साल लगेंगे इन सब चीज़ों को कंप्लीटली समझने में, आगे बढ़ने और एआई को उतना डेवलप होने में कि वो हमें एआई एक्चुअल में न्यूज़ इंटरप्रेट करके दे रहा हो और बेस्ट इंटरप्रिटेशंस वो दे पाएगा, क्योंकि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी एक एआई सिस्टम के अंदर होगी इंसानों को जब वो रिप्लेस कर चुका होगा न्यूज़ एटलीस्ट ब्रॉडकास्टिंग में, जो कि हम अज्यूमिंग 25-30 ईयर्स में आ चुकी होंगी सब टेक्नोलॉजी, जहाँ पे इतना लेवल का प्रोसेसिंग होगी कि वो ऑब्जेक्टिविटी विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय सब्जेक्टिविटी ऑल टुगेदर, एंड आप उसमें क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बिकॉज एक सिस्टम ये कर रहा है। लेकिन हो सकता है उसमें लोग क्वेश्चन करेंगे सिस्टम भी लेफ्ट वाले कर रहे हैं, हु नोस। भाई तूने ईवीएम मशीन की बहस नहीं देखी है? ऐसे कांग्रेस की कितनी फुद्दू बात है कि जब वो जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है, और जब वो हारते हैं तो ईवीएम खराब है। दिल्ली में जब केजरीवाल जीत जाता है तो ईवीएम ठीक है। एक आइडिया है वो। आई होप दिस वीडियो मेड यू थिंक यार, आई रियली डू। आई होप आप यहाँ पे वीडियो पे पहुंच भी पाए हो। इट्स अ लॉन्ग वीडियो। अगर आप पहुंच पाए हो तो लिखो यार इलॉन मस्क शुड सेल ऑल हिज टेस्ला शेयर्स। सिंपल लिख दो नीचे, लोगों ताकि समझे कि क्या बकवास करने लगे थे एंड में आके। ठीक है दोस्त, क्या चीज़ दोबारा देखना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग वीडियो। अगर आप पहुंच पाए हो तो लिखो यार इलॉन मस्क शुड सेल ऑल हिज टेस्ला शेयर्स। सिंपल लिख दो नीचे, लोगों ताकि समझे कि क्या बकवास करने लगे थे एंड में आके। ठीक है दोस्त, चलिए। अच्छा, इलॉन मस्क को अपने शेयर बेच देने चाहिए, चलो लिखते हैं। या और जो मैंने कांग्रेस को बोला ना कि कांग्रेस कितनी फुद्दू है, तो मेरे को ये बोलने में कोई डर नहीं है, और मैं कोई बीजेपी प्रो नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस को फुद्दू बोलूँगा इसलिए क्योंकि मैं बीजेपी प्रो हूँ। जिसकी जो फुद्दू हरकत है ना, उस हरकत को फुद्दू ही बोलना चाहिए। ठीक है, जब IC-81J शायद फ्लाइट का नाम था 1999 में, जो अगवा हो गई थी इंडिया की, अगवा नहीं हाईजैक हो गई थी, उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने चूतिया तरीके से हैंडलिंग की थी। उसको भी फुद्दू बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जहाँ फुद्दू है वहाँ फुद्दू बोलने में कोशिश करता हूँ कि बोल दूँ। एनीवे, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।